आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, दनादन दन होंगे। अभी आपका कौन सा चैप्टर चल रहा है? कौन सा चैप्टर चल रहा है? प्री पोजीशन। जो पोजीशन पहले लेता है, जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है, दैट वर्ड विच कम्स इन प्लेस जस्ट बिफोर नाउन और प्रोनाउन एंड रिलेट्स टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, नाम है प्रीपोजिशन। दैट इज द मोस्ट डेंजरस पार्ट। आई हैव टोल्ड मेनी टाइम्स अबाउट दिस चैप्टर, है ना। और मैं इसमें सबसे ज़्यादा आपको क्लास दे दिया हूँ। अब तक मैं आपको शायद 4 क्लासेस दे चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। आज जो है वो क्लास नंबर 5 है और देखते हैं, कोशिश करते हैं कि अगर ये आज कंप्लीट हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर इसकी एक क्लास लगेगी। और अभी जो मैं आपको लिखा रहा हूँ वो फिक्स प्रीपोजिशन वर्ड्स लिखा रहा हूँ। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो फिक्स प्रीपोजिशन लेता है, उसको माथा में आपको फिट करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। एक तरह से ये वोकेबलरी पार्ट ही होता है ग्रामर का, खाली प्रीपोजिशन पता होना चाहिए, इसके साथ क्या क्या आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? स्टार्ट करें ना। चलिए जी, देखिए अब आप लिखते जाना, लिस्ट है जो मैं आपको लिखा रहा हूं, ठीक है। लिखिए, जैसे आप ध्यान से देखिए। पहला, ए पॉइंट टू, ए पॉइंट, APPOINT, ए पॉइंट टू। ए पॉइंट जब भी आएगा क्या लेगा? टू लेगा। अब अप्लाई टू, अप्लाई जब भी आएगा तो टू लेगा। अब ध्यान समझिए, तो अप्लाई टू अ पर्सन होता है, अप्लाई टू अ पर्सन होता है, अप्लाई टू अ पर्सन। मैं समझाता हूं, पहले आप लिखिए। अप्लाई टू अ पर्सन फॉर समथिंग, फॉर समथिंग, STH मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, यानी कि समथिंग, ठीक है। यानी कि जब भी अप्लाई का यूज पर्सन के लिए आप यूज करोगे तब उसके लिए क्या करोगे? आप टू का यूज करोगे। लेकिन किसी पोस्ट के लिए समथिंग मतलब क्या? किसी पोस्ट, मैं आपको और लिख देता हूं, अगर किसी पोस्ट के लिए यूज करोगे तो क्या यूज करोगे? फॉर का यूज करोगे। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल वर्ब्स हैं, वर्ड का मतलब क्या? प्रीपोजिशन अथी प्रिंसिपल वर्ब समझ लीजिए। 99% केस में प्रिंसिपल वर्ब ही होते हैं। उसी का V2 V3 फॉर्म होता है, उसी का नाउन फॉर्म होता है। तो 99% वर्ड्स जो हैं वो तो फिक्स प्रीपोजिशन लेता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो डबल डबल लेता है। पर्सन के साथ कुछ और लेगा, जैसे बात समझ रहे हैं, और पोस्ट के साथ अलग लेगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। कंप्लीट है ये। अब क्लियर है? अगला देखिए यहाँ पे अप्लाई टू, ठीक है। अगला अपोलोजाइज, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, APPOLO, अपोलोजाइज, GISE। अपोलोजाइज मतलब होता है क्षमा मांगना, इतना तो आप जानते होंगे। अपोलोजाइज टू अ पर्सन, अपोलोजाइज टू अ पर्सन फॉर समथिंग। अगर आप किसी चीज के लिए किसी से क्षमा मांगोगे तो उसके लिए कहां यूज कर देना? समथिंग के लिए फॉर का यूज कर देना, और पर्सन के लिए किसका यूज कर देना? टू का यूज करना। जैसे एज फॉर एग्जांपल से मैं एक समझाता हूं, आई अपोलोजाइज्ड यू, आई अपोलोजाइज्ड यू, या आई अपोलोजाइज यू, ठीक है, फॉर दिस मिस्टेक। आई अपोलोजाइज यू फॉर, तो फॉर करेंगे, क्या करेंगे? टू कहेंगे, आई अपोलोजाइज टू यू फॉर दिस मिस्टेक। मैं आपसे इस गलती के लिए माफी मांगता हूं, अपोलोजाइज। आई बात समझ में? थोड़ा ध्यान देखना। क्लियर है? सर प्रीपोजिशन टू नाउन प्रोनाउन के बाद ही आता है राम इन द हाउस। हाँ, आपने ने प्रीपोजिशन का ना कई प्लेस होता है। आप राम को मत देखिए, हाउस को देखिए। प्रीपोजिशन नॉर्मली नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है, नॉर्मली नाउन के पहले आप देखेंगे आता है। देखिए हाउस के पहले आया है, बाद मत देखिएगा, ठीक है। क्लियर है? अलॉट टू, अलॉट मतलब बांटना, कोई चीज के लिए आप करोगे ना तो अलॉट टू, डिस्ट्रीब्यूट टू, डिस्ट्रीब्यूट टू, मैं यही लिख देता हूं, डिस्ट्रीब्यूट टू। हाँ, कल क्लास नहीं हुई थी, कल मैं इतना थक गया था, मैं आपको क्या कहूं, मतलब इतनी गर्मी पड़ रही है दिल्ली में, अभी भी मैं इतना थक गया हूं, पूछिए मत। तो मेरे चेहरे पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा। और मेरी एक आदत है, जब मैं कभी भी मैं हाफ हार्टेडली नहीं पढ़ाता हूँ, मैं आधे अधूरे मन से कभी नहीं पढ़ाता हूँ। जब मेरा पूरा मन होता है पढ़ाने के लिए तभी मैं पढ़ाता हूँ। और कभी पल ऐसा होता है कि रैम गड़बड़ा जाता है, माइंड थक जाता है, ऐसा कभी होता है, हफ्ते में 15 दिन में 1 महीना, तो मैं रिलैक्स कर लेता हूँ। मैं मैथ की क्लास लिया, अब इंग्लिश की क्लास लूँगा, मैं इतना थक गया, मैं कहना ना क्लास नहीं ले पाऊँगा।
और जब मैं आधे अधूरे मन से क्लास लूँगा तो आपका क्लास खराब हो जाएगा। मैं जब भी क्लास लेता हूँ मैं दिल से पढ़ाता हूँ, मेरा ये पैसन है, वो आप समझ गए होंगे। इसलिए मैं कहा कि ना बेकार में फालतू में प्रीपोजिशन चल रहा है, पढ़ा भी नहीं पाएंगे फालतू का, बच्चे को समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है? चले स्टार्ट करें। कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। कल क्लास नहीं हुई थी, 24 तारीख की क्लास नहीं हुई थी, जिनको नहीं पता है जान लीजिए। ठीक है, तो अलॉट टू क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट टू। ठीक है, एडजेसेंट टू मैं आपको लिखा दिया हूं, ये लिख लिए हैं ना आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं। अप्रोच टू लिखा दिया था, एडजेसेंट टू लिखा दिया था, ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट टू, सिमिलर टू, इक्वल टू, ये सब मैं आपको लिखा दिया हूं। पर्टेन टू, PERTAIN, पर्टेन मतलब होता है किसी चीज को रिलेट करना। पर्टेन टू, ठीक है, पर्टेन टू, बिलोंग टू, ये शायद मैं कल भी लिखाया था, देख लीजिए, एक आध रिपीट हो सकता है क्योंकि माइंड से उतना ही रहता है। बिलोंग टू लिखते जाइएगा। चैलेंज टू, LLENGE, चैलेंज टू, चैलेंज टू, बिलोंग टू लिख लिया ना, चैलेंज टू। बेनिफिशियल टू, बेनिफिशियल टू मैं लिख लेता हूं, उसके बाद आपसे बात करता हूं। ठीक है जी, बेनिफिशियल टू यहां तक लिख लिए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। रेफर टू, भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रेफर टू, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। रेफर टू, इक्वल टू लिख लिए थे, एक्सेप्शन टू, एक्सेप्शन टू लिख लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, ETC। क्लोज टू तो लिख लिए थे, कन्फेस टू, स्वीकार करना। इतना तक लिखे, मुझे बताएं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आज आप लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं, मूड में है क्या आप लोग? क्लियर है सबसे? लिखते जाइए। और रेलवे वाला फॉर्म भर दिया है ना, 12th बेस पे फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। एक बार मैं चर्चा कर दूं, 12th बेस पे 4 पोस्ट है, 2 मिनट आप सुन लेना। तो अगर आपकी टाइपिंग अच्छी हो तो टाइपिस्ट वाला फॉर्म भरना, वहां पे एक अकाउंटेंट की है और एक कलर की है, कलर टाइपिस्ट, जूनियर कलर टाइपिस्ट देखेंगे वहां पोस्ट है। अगर टाइपिंग आपकी अच्छी हो, अच्छी का मतलब 35-40 स्पीड हो, अगर अच्छे से आप टाइपिंग कर लेते हैं तो आप टाइपिंग वाला भर देना, तब तो आप वही भरना, क्योंकि वो एक स्पेशल डिग्री है, स्पेशल क्राइटेरिया है, सारे स्टूडेंट्स नहीं फॉर्म भर पाएंगे, तब आप टाइपिंग वाला भरना। ठीक है, 12th बेस की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर टाइपिंग अगर आपकी अच्छी नहीं है तब आप फॉर्म भर देना कॉमर्शियल कलर की, कॉमर्शियल कलर एक देखना, वहां पे CC लिखा होगा। ठीक है, पूरा फॉर्म लिखा था, कॉमर्शियल कम ऐसे करके लिखा रहेगा, ट्रेन क्लर्क, तो आप CC इसको बोलते हैं शॉर्ट में, कॉमर्शियल क्लर्क। एक होगा TC, टिकट क्लर्क। तो कॉमर्शियल क्लर्क और टिकट क्लर्क की भर देना। कॉमर्शियल क्लर्क में 2000 से ज्यादा सीटें हैं, 2022 सीटें हैं। और टिकट कलेक्टर में जो ट्रेन क्लर्क है उसमें ना आपको क्या कहते हैं, TT समझिए, TC मतलब TT होता है, टिकट जो चेक वो करता है। ट्रेन क्लर्क की 72 सीटें हैं, तो सीट से ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी अगर ज्यादा सीट भरना हो तो कॉमर्शियल क्लर्क वाला फॉर्म भरना। ठीक है, जोन अपना लेना, गर्ल्स जो होंगे वो कॉमर्शियल क्लर्क वाला फॉर्म भर देना, ऐसे कॉमर्शियल क्लर्क में ही भरना, क्योंकि 2000 से ज्यादा सीटें हैं, फर्क नहीं पूछ पड़ता है, सिर्फ एटीट्यूड का फर्क पड़ता है। आप टैलेंटेड हैं तो किसी में भी नौकरी लग सकती है। 5 सीट होगा ना, उसमें एक आपकी होगी, और 5 लाख सीट होगा, नहीं पढ़ेंगे तो नौकरी नहीं लगने वाली है। GD में तो 40,000 सीट है, उसे क्या, तो जो पढ़ेगा उसी का होगा, 40,000 सीट हो या 40 सीट हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज के डेट में पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे से, बहुत ईमानदारी से, तो आप वो फॉर्म भर देना। क्लियर है? हाँ, क्लियर है। प्रेफर टू भी लेगा, और प्रेफर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें लिख लो, कोई बात नहीं, प्रेफर के साथ टू ही यूज करना, ये तो मैं लिखा भी दिया हूं। ऐसे प्रेफर रेदर देन भी लेता है हाई लेवल इंग्लिश में, लेकिन आपको उतना जाना नहीं है, तो प्रेफर ये सब मैं लिखा चुका हूं। प्रेफर, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंटीरियर, इंफीरियर, इस सब टू लेता है, वो तो मैं ऑलरेडी पहले लिखा चुका हूं, यहां ये लिखाने की जरूरत ही नहीं थी, ये मैं आपको लिखा चुका हूं एडजेक्टिव वाले में। ठीक है जी, ये सब सारे वर्ड्स क्या लेते हैं, टू लेंगे। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ूं मैं, अभी और वर्ड्स लिखना आपको जो टू लेगा। यहां तक क्लियर है? अगला वर्ड देखिए, फेथफुल टू, FAITH, फेथफुल टू, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फेथफुल भी क्या लेता है, टू लेता है। ठीक है, अब आप यहां ध्यान देखना,
प्ले और आपको मैं और लिख दूं, फेथफुल टू लिख लिए हैं, चलिए जी फेथफुल टू लिख लिए हैं, हार्मफुल टू लेगा, इंजूरियस टू, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ नहीं लिखा रहता है, सिगरेट वगैरह की डिब्बी पर नहीं लिखा रहता है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू, हार्मफुल टू, इंजूरियस टू लिख लिए हैं, लोयल टू, लोयल मतलब किसी के प्रति वफादार ईमानदार समझ लीजिए, लोयल टू समझ रहे हैं। अब देखो इसमें और है, इनवाइट है तो पहले तो आपको लिखा देते हैं ये वाला पार्ट, ऑफेंसिव टू, एक मिनट रुक जाइए, ऑफेंसिव टू लेता है, ये सब आप लिख लिए हैं। अब आप यहां पे ध्यान से देखिए, ऑफेंसिव टू लिख लिया है ना, मैरिड टू मैंने आपको लिखा ही दिया था, लिसन टू लिखा दिया था, हैपन टू बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हैपन टू, ठीक है, जो आपके काम की चीज है बता रहा हूं। और क्या कहते हैं, लिसन टू मैं आपको लिखा चुका हूं पहले ही, ठीक है, कल के भी क्लास में लिखा था, हैपन टू सबकी सीरीज है ना, सिस्टम है ये, हैपन टू। अब देखो यहां पे, ऐसे तो मैं डिनर का आपको बता दिया था कि डिनर पीपल, लेकिन डिनर थोड़ा समझ लेना, मैं यहां भी लिख देता हूं, एक्सट्रीमली सॉरी, डिनर नहीं, एक्सट्रीमली सॉरी, इनवाइट। देखो मेरा माथा कहाँ है, इनवाइट वही कर रहा हूँ, माथा थका हुआ है, आज भी थोड़ा सा आज मूड है हल्का सा, ज्यादा मूड नहीं आज भी पढ़ाने का, गर्मी इतनी है ना, पूरा भीगा हुआ हूँ, ये चेक शर्ट है ना इसलिए आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, पूरा अंदर से भीगा हुआ हूँ, क्लासेस हो जाती है, कितना छोड़े, पेपर का टाइम है। तो हैपन टू लिख लिया। अब देखो यहाँ पे इनवाइट, इनवाइट VIT। अब देखो इनवाइट पर्सन के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लेगा, पर्सन के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लेगा, लेकिन जब भी इनवाइट डिनर के लिए आएगा, मैं बता दिया था, टू डिनर हो जाएगा, तब उसके साथ टू लगा दोगे, टू डिनर, टू लंच, टू ब्रेकफास्ट, समझ गए ना, टू लंच, टू ब्रेकफास्ट ETC, ठीक है। सी इनवाइटेड मी टू डिनर, सी इनवाइटेड मी टू डिनर। पर्सन के साथ इनवाइट जो है वो कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता, लेकिन लंच डिनर आ जाए, मैंने आपको पूछा था। फिर देखिए अब यहाँ पे अगला, टॉक, TALK, टॉक टू अ पर्सन होता है, टॉक टू क्या होता है, पर्सन, टॉक टू। जब भी टॉक का यूज करोगे तो पर्सन के लिए टॉक टू होता है, इन समथिंग होता है, समथिंग के लिए इन का यूज कर देना। जैसे आई वांट टू टॉक टू यू इन इंग्लिश, आई वांट टू टॉक टू यू इन इंग्लिश, मैं आपसे अंग्रेजी में बात करना चाहता हूं, आई वांट टू टॉक टू यू इन इंग्लिश। तो क्या लेता है ये लेता है, लिख लीजिए, फटाफट लिखते जाइए। लिख लिए हैं, आगे बढ़ूं, कोई दिक्कत तो नहीं, देख लीजिए। क्लियर है। अगला देखिए, अगला फैमिलियर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, LIAR, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फैमिलियर टू लेता है पर्सन के लिए, यहां फैमिलियर का मतलब होता है ना कि जान पहचान, परिचित होना, जिससे अवगत कराना। और सब्जेक्ट के लिए ये फॉर लेता है, सब्जेक्ट के लिए क्या ले लेता है, ये फॉर ले लेता है। यहां फैमिलियर सब्जेक्ट का मतलब हो गया नॉन, जिस सब्जेक्ट के बारे में आप जानते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूं कि आई एम फैमिलियर टू यू, आई एम फैमिलियर टू यू का मतलब हो गया कि मैं आपको जानता हूं, मैं आपको पहले से जानता हूं, फैमिलियर जान पहचान। और जैसे अगर मैं ये बोलूं आई एम फैमिलियर विथ इंग्लिश, तो आप फैमिलियर टू लेता है, मैंने उल्टा लिख दिया, एक्सट्रीमली सॉरी, ये देखो आज फैमिलियर विथ इंग्लिश, एक्सट्रीमली सॉरी, विथ आएगा। जब भी आप सब्जेक्ट के साथ यूज करोगे बाय मिस्टेक, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। तो रैम आज भी काम नहीं करना, इतनी गर्मी है ना, पूछिए मत। स्टूडियो है उस तरफ तो सारा स्टाफ है, और एक्चुअली मेरे पास एक समस्या भी है, मैं AC ज़्यादा पचा नहीं पाता हूँ। तो इसी में अपने स्टूडियो वाले इस वाले पार्ट में, जहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग या आप लोगों का लाइव लेता हूँ, तो इधर तो नहीं, उस वाले पार्ट में तो फुल्ली AC कर रखा है, क्योंकि पूरी टीम बैठती है उस तरफ। तो विथ जो है विथ होगा, आई एम फैमिलियर विथ इंग्लिश, इसका मतलब जानते हैं क्या, मैं अंग्रेजी बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये सब एक हाई लेवल इंग्लिश में आ गया। ऐसे लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं,
ऐसे नॉर्मली क्या बोलता है, आई एम कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू इन इंग्लिश, नॉर्मली ये लोग बोलते हैं। अगर आप ये बोलते हैं कि आई एम फैमिलियर विथ इंग्लिश, इसका मतलब आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, यानी कि मैं इंग्लिश को बहुत अच्छे से जानता हूं, मुझे इंग्लिश में मैं आपसे बहुत अच्छे से बात कर सकता हूं। और पर्सन के लिए किसका यूज करना, टॉक का। अगला देखिए, ग्रेटफुल, GRATEFUL, ग्रेटफुल जानते हैं ना क्या होगा, टू। ग्रेटफुल मतलब होता है कृतज्ञ। एक ग्रेट में आपको अलग लिखा है, उसकी स्पेलिंग होती है, पीछे वाला पढ़े हैं ना पूरा, वो ग्रेट GREAT होता है, ये खुद एडजेक्टिव है। कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स में लिखा दिया था आपको, वर्ड वाले में, टेंस वाले में जाके देखना। इस ग्रेटफुल की स्पेलिंग क्या होती है, GRATEFUL। ग्रेटफुल मतलब क्या होता है, एहसान को मानने वाला। आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं आपके शुक्रगुजार हूं, मैं आपका एहसानमंद हूं। इसको थैंकफुल भी बोलते हैं, तो थैंक भी टू ये लेता है, थैंकफुल, थैंकफुल टू, दोनों में से जो कहना आप कह दो। यहां तक क्लियर है, देख लो आप, यहां तक क्लियर है। ओबलाइज्ड, एक ये भी लिख लेना, OBLIGED, ओबलाइज क्या लेता है, टू लेता है, ओबलाइज भी टू लेता है। टू वाला मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, यहां तक नोट कर लीजिए। इसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ये पार्ट थोड़ा टफ है। क्लियर है, आगे बढ़ो, चलिए नोट कर लिया है ना, चलिए जी। अब देखिए, अब फ्रॉम वाला, अब्सटेन फ्रॉम, ABS, अब्सटेन, TAIN, अब्सटेन फ्रॉम। भाई साहब, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी बार पूछा गया है। अब्सटेन मतलब होता है दूर रहना, परहेज करना, समझ गए, दूर रहना, परहेज करना। वन शुड अब्सटेन फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स, वन शुड अब्सटेन फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स, किसी को भी दारू मदिरा वगैरह सबसे दूर रहना चाहिए। अब्सटेन फ्रॉम, टेक अवे फ्रॉम, भाई साहब ये सब इतना इंपॉर्टेंट है। टेक अवे फ्रॉम, इसका मतलब होता है दूर रखना, ये टेक अवे वर्ब है। कभी दवा ववा खरीदे हैं, कोई ऐसी दवा जो नुकसानदेह हो, मतलब हार्मफुल, कोई पॉइजनस दवा खरीदे हैं, तो उसके पीछे देखोगे नीचे में लिखा रहता है, वहां पर लिखा रहेगा कीप अवे फ्रॉम द चिल्ड्रेन दिस मेडिसिन, लिखा रहेगा। कभी देखना कोई खराब हो, हार्मफुल हो, कोई ऐसा जो बच्चे को नुकसान पहुंचे, तो उसके पीछे में देखोगे रैपर के नीचे में लिखा रहेगा कीप अवे फ्रॉम द चिल्ड्रेन, ठीक है, दिस मेडिसिन, यानी कि इस मेडिसिन को बच्चों से दूर रखें। कीप अवे मतलब क्या होता है, दूर रखना। अब्सटेन मतलब क्या होता है, दूर रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला एक मिनट, अगला रुक जाए। अगला प्रिवेंट फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम लिख लीजिए, प्रिवेंट फ्रॉम। रेंडर फ्रॉम, इस सब का प्रिवेंट मतलब क्या होता है, रोकना। रेंडर मतलब भी क्या होता है, रोकना। आपको याद होगा फ्रॉम में मैं बताया तो थोड़ा इसमें माथा भी लगा सकते हैं आप। फ्रॉम किसके लिए यूज करते हैं, जब दो चीजें एक दूसरे से सेपरेट होता है। याद होगा आपको, प्लक फ्रॉम मैं लिखाया था वहां पे भी, प्लक फ्रॉम, रेंडर फ्रॉम, ठीक है। डिपार्चर फ्रॉम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिपार्चर फ्रॉम। लिख रहे हैं, ध्यान से देखते जाइए। सफर फ्रॉम, SUFFER, सफर फ्रॉम, ठीक है। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, लोग बोलते हैं आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मुझे बुखार लगा हुआ है। आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, ही इज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, उसे सर्दी लगी हुई है। सफर क्या लेता है, SUFFER, सफर क्या लेता है, फ्रॉम लेता है। क्लियर है, अब्सटेन फ्रॉम लिख लिए। अगला लिखते जाइए, मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखते जाइएगा यहां पे, ठीक है। हिंडर फ्रॉम, हिंडर मतलब होता है बाधा पहुंचाना, HINDER, हिंडर फ्रॉम। हिंडर मतलब क्या होता है, बाधा पहुंचाना, किसी को रोकना, ठीक है। अगला आप इतना लिखिए, फिर उसके बाद मैं लिखाता हूं, नोट कर लीजिए, फिर मैं लिखाता हूं आपको।
लिख लिए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े, ये ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा आपको देखना है, हटाएं आगे ना। अगला देखिए, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफर, DIFFER। डिफर की ना दो मीनिंग होती है। एक डिफर का मतलब होता है सहमत होना, किसी से बात मिलना, एग्री, सहमत होना। तो जब डिफर का मतलब सहमत होगा तो किसी व्यक्ति से ही सहमत होंगे, तो डिफर विथ ले लेता है, डिफर विथ अ पर्सन। आप इतना समझ लेना, अगर पर्सन के लिए कभी भी डिफर का यूज करोगे सहमत होने के सेंस में, तब आपको क्या यूज करना है, विथ का। डिफर फ्रॉम भी लेता है, डिफर क्या लेता है, फ्रॉम भी लेता है। लेकिन ये कब लोगे, जब अंतर बताएगा, दोनों के बीच में डिफर से डिफरेंस बनता है ना, तो जब अंतर बताने के लिए यूज करोगे, सेपरेशन के लिए यूज करोगे, तब डिफर फ्रॉम करोगे, सेपरेशन के लिए यूज करोगे तब। अब जैसे किसी की बात से आप एग्री हैं तो क्या कहोगे आप, विथ का यूज करोगे। जैसे आई डिफर विथ यू ऑन दिस पॉइंट, आई डिफर विथ यू ऑन दिस पॉइंट, मैं इस बात पे, इस मुद्दे पर मैं आपसे सहमत हूं, आप सही कर रहे हैं भाई साहब। डिफर विथ और डिफर फ्रॉम जब अलग हो रहा होगा, दो चीजें अलग हो रही होगी, या कोई चीज को आप डिफरेंशिएट करते हैं अलग के सेंस में, तब किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे। फ्रॉम ये फिट कर लेना माथा में, जब दो चीजें अलग हो ना, कोई भी ऐसा वर्ड हो वहां देख लेना जो दोनों के एक दूसरे को अलग करता हो, तो क्या करोगे आप, वहां पे आप फ्रॉम का यूज कर दोगे। आई बात समझ में? यहां देख लीजिए, एक्सपोर्ट फ्रॉम, एक्सपोर्ट फ्रॉम लेता है, इंपोर्ट फ्रॉम लेता है, इंपोर्ट फ्रॉम लेता है, एक्सपोर्ट फ्रॉम लेता है, स्केप फ्रॉम लेता है। कितनी बार पूछा गया है, इसका मतलब भाग जाना, बच निकलना। स्केप क्या लेता है, फ्रॉम लेता है। अब्सेंट फ्रॉम लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से देखिएगा। अब्सेंट क्या लेता है, फ्रॉम लेता है। एग्जेम्प्ट फ्रॉम लेता है, EX एग्जेम्प्ट, EXEMPT, एग्जेम्प्ट मतलब होता है फ्री, बताया था आपको, एग्जेम्प्ट फ्री होता है, यानी कि एग्जेम्प्ट फ्रॉम लेता है। फ्री भी फ्रॉम लेता है, लेकिन फ्री ऑफ भी ले लेता है, लिख लो कोई बात नहीं। फ्री जो है वो फ्रॉम भी ले लेता है और ऑफ भी ले लेता है। प्रोहिबिट ऑफ लेता है, प्रोहिबिट मतलब मना करना होता है, लिखिए इसको इतना। लिख रहे हैं ना सब लोग? डिफर से अगर कभी कोई वहां डिफरेंस भी दिया रहता है तो डिफरेंस भी फ्रॉम लेता है, लिख दूं क्या यहां पे? डिफर से समझ जाएंगे ना, डिफरेंस, कोई बात नहीं, इतना तो अभी मैं बता दिया हूं आपको। जब भी कोई अलग वर्ड होगा, डिफर से ही बनता है डिफरेंस, अलग होने के सेंस में, तो ये फ्रॉम ले लेगा। क्लियर है? ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट हो गया है, 2 4 5 वर्ड और है। डेविएट फ्रॉम, DEVIATE, डेविएट मतलब होता है रास्ते से भटकना, विचलित हो जाना, मिसगाइड जी समझते हैं, रास्ते से भटक जाना, डेविएट फ्रॉम होता है। डेविएट फ्रॉम अ पाथ बोलते हैं, तो डेविएट आप लिख लीजिए, डेविएट प्राप्त, ठीक है। द स्टूडेंट डेविएटेड फ्रॉम दिस पार्ट फ्रॉम द प्रिपरेशन, तो जब भी वो कोई रास्ते से भटक जाता है, डेविएट फ्रॉम, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया है। थोड़ा मैं डीप ही लिखा देता हूं ताकि आप निश्चिंत रह जाओगे, ठीक है। उसके बाद डिबार, DEBAR, डिबार फ्रॉम, भाई साहब इतना इंपॉर्टेंट है। डिबार मतलब होता है मना करना, डिबार मतलब क्या होता है, किसी को मना कर देना, रिजेक्ट कर देना, रिफ्यूज कर देना, इनकार कर देना, डिबार, कितनी बार पूछा गया है। और ये आपको वोकैबुलरी भी अच्छा कर रहा है, ये सब सीखते जाना, इसकी मीनिंग भी लिख लेना, ये आपकी वोकैबुलरी अच्छा कर रहा है, क्योंकि ये सब हाई लेवल वर्ड में आते हैं, समझ गए ना। हाँ, तो डिबार मतलब क्या, मना करना, इसलिए मैं आपको सिंपल इंग्लिश भी बोल देता हूं, ठीक है। किसी को रिजेक्ट कर देना, मना कर देना, फोरबिड समझते हैं ना, फोरबिड कर देना, मना करना किसी को। क्लियर हो गया यहाँ पे, बस हो गया है। एक्सपोर्ट मैंने लिखा ही दिया है, इंपोर्ट मैंने लिखा ही दिया है, अब इसमें एग्जेम्प्ट मैंने लिखा ही दिया है। डिस्क्वालिफाइड, डिस्टिंक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंक्ट, TINCT,
डिस्टिंक्ट फ्रॉम, डिसक्वालिफाइड फ्रॉम होता है, डिसएसोसिएट फ्रॉम होता है, इतना मत लिखो, हो गया, यहीं तक रखो आप। डिसक्वालिफाइड फ्रॉम होता है, डिसएसोसिएट फ्रॉम होता है, बहुत सारे वर्ड है, नोट कर लीजिए, हो गया। यहां तक बोलिए ओके है। एक पार्ट और लिखाता हूं और ये आज नहीं हो पाएगा, इसकी एक क्लास और लगेगी। वर्ड है भाई, प्रीपोजिशन सबसे डेंजरस पार्ट है, मैं तो पहले ही बोला था, इसमें आपको थोड़ी सी माइंड रखनी पड़ेगी, लिस्ट लिखना पड़ेगा, पूरा याद रखनी पड़ेगी, बढ़िया से लिख लेना। इसकी एक क्लास और लगेगी, नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा मैं कुछ, ठीक है। उसके बाद प्रीपोजिशन कंप्लीट, उसके बाद कंजक्शन, 2 क्लास कंजक्शन का है कंप्लीट, उसके बाद मॉडल्स की 1 क्लास कंप्लीट, ठीक है। 2-4 दिन अगर बचेगा तो मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन का कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस सेट जरूर करवा दूंगा, ये मैं खुद चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ करवा दूँ। ऐसे तो मैं यूट्यूब पर तो इतना करवा दिया हूँ कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, मैंने इतना करवाया है, तो वो तो आप देख ही लीजिए, और बाकी यहाँ भी मैं करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2-4-5 क्लास में दे दूंगा, देखते हैं। किसी का पेपर अभी तो नहीं है ना, 30 तक तो नहीं है ना, 30-31 तक चल जाएगा ना, क्लियर है? ओके मारो एक बार, तब आगे बढ़ेंगे। एक ऑफ वाला लिखा देता हूं थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास। वोकैबुलरी मैंने लगभग आपको पूरा मैंने कंप्लीट ही कर दिया है, और मैंने पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया है। आपका काम है जो क्लास में पहले वोकैबुलरी करवाया है उसको बढ़िया से पढ़ना, क्योंकि वो वोकैबुलरी ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हुए एमटीएस के एग्जाम में, तो वो आप प्लस आपको जो पीडीएफ दिए है वो अपना कर लेना। आगे बढ़ूं, कुछ और लिखा देता हूं। ऑफ वाला, फ्रॉम वाला कंप्लीट है, ठीक है। अगला देखिए, अगला ऑफ, फुल ऑफ। फुल ऑफ होता है, जब भी फुल आएगा उसके साथ द टैंक इज फुल ऑफ वाटर, विथ वाटर कहोगे, फॉर वाटर कहोगे, सब गलत हो जाएगा। फुल ऑफ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉन्ड, भाई साहब जितनी तारीफ की जाए उतना फॉन्ड ऑफ लेता है, ये फिक्स है। फॉन्ड देखोगे, देखना कि ऑफ आया है कि नहीं आया है, फॉन्ड ऑफ लेता है। फॉन्ड मतलब जानते क्या होता है? शौकीन। आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवी, मैं मूवी देखने का शौकीन हूं, तो लोग बोलते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवी, मैं मूवी देखने का शौकीन हूं, फॉन्ड ऑफ, ठीक है। फॉन्ड ऑफ लिख लिए हैं। अगला सॉर्ट ऑफ, SHORT, सॉर्ट ऑफ। सॉर्ट मतलब होता है अभाव, ध्यान से सुनना। सॉर्ट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 वर्ड जो लिखूंगा, इट्स सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मीनिंग भी समझते जाना, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, ठीक है। सॉर्ट ऑफ, लैक ऑफ, लैक मतलब होता है अभाव, और वांट ऑफ, वांट मतलब ही होता है अभाव, कमी, तीनों ये ऑफ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया है। आई हैव शॉर्ट ऑफ मनी, मेरे पास पैसे का अभाव है। आई हैव लैक ऑफ नॉलेज ऑफ दिस मैटर, मुझे इस मैटर में जानकारी नहीं है, नॉलेज का अभाव है। बस कहीं भी बात को समझ रहे हैं। द बाइक हैज लैक ऑफ पेट्रोल, इस बाइक में पेट्रोल नहीं है। लैक ऑफ, वांट ऑफ, कहीं भी आप बोल सकते हैं, कहीं भी, समझ रहे हैं। दिस बॉय हैज वांट ऑफ, दिस बॉय हैज वांट ऑफ रिस्पेक्ट, एटिकेट, उस लड़के में संस्कार नाम की चीजें नहीं है, उसमें संस्कारें नहीं है, अभाव है उसका इस चीज का। देखो इंग्लिश कई तरीके से बोल सकते हैं, आपके पास इंग्लिश का कितना नॉलेज है, ठीक है। 1 सेंटेंस कैन बी स्पोकन और टोल्ड और रिटन इन मेनी वेज, एक ही बात को इंग्लिश में आप कई तरीके से कह सकते हैं। अब आपके पास कितना नॉलेज है, ये सबसे बड़ी चीज होती है। क्लियर है? तो तीनों सेम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लें यहां पे, सॉर्ट ऑफ, लैक ऑफ, वांट ऑफ, ठीक है। यहां पे देखिए अगला, यहां पे मैं लिखा रहा हूं, अगला यहां है ड्रीम्ड ऑफ, DREAMED, ड्रीम्ड ऑफ। ड्रीम का थर्ड फॉर्म क्या लिखाया था मैं, याद है ना, ड्रीम्ड। और ड्रीम्ड भी बोल सकते हैं, एक ही चीजें हैं, ड्रीम्ड दे दो या ड्रीम दे दो, ड्रीम्ड ऑफ, समझ रहे हैं। ड्रीम्ड ऑफ मतलब सपना देखने के सेंस में, सपने के लिए, मेरा ये सपना है कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूं, MTS या इनकम टैक्स ऑफिसर बनूं, तो जो चीज आई एम ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग एन IAS ऑफिसर, आई एम ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग IN ऑफिसर, मैं एक IAS ऑफिसर बनने का मैं एक सपना पाला हूं, मुझे IAS बनना है, ठीक है। तो ड्रीम्ड ऑफ लिख लिए हैं। आगे बढ़ूं मैं, नोट कर लिया कीजिए, अब बोल दिया कीजिए थोड़ा सा, नहीं तो मुझे लगता है कहीं नहीं तो नहीं लिखे हैं क्या, ठीक है। अगला भाई साहब इतना इंपॉर्टेंट है, एक्यूज्ड ऑफ, ACCUSED, एक्यूज्ड ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूज्ड का मतलब समझते हैं क्या होता है? एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी,
जिसके ऊपर किसी कोई भी घटना घटी उसके ऊपर चार्ज लगा उसे बोलते हैं एक्यूज्ड। और मैं समझा देता हूं आपको। मान लीजिए कोई आदमी, देखिए मान लीजिए कोई आदमी, मान लीजिए मार्केट में कहीं पे मान लीजिए किसी को चाकू मार दिया, तो जानते चाकू मार भी दिया, अगर वहां पुलिस देख भी रही है तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, इसका एक प्रोसेस होता है। अगर वहां पे पुलिस देख भी रही है ना तो उस आदमी को पुलिस कुछ नहीं कर सकती है, कुछ कर ही नहीं सकती है। अगर वो करेगी तो पुलिस खुद सस्पेंड हो जाएगी जी। वो आदमी है वहां पर, उसने चाकू मारा, कोई भी देख लिया चाकू मारा। अब जो चाकू जिसको मारा है उसने, या तो वो जाए थाना या उसका आदमी जाए थाना, कंप्लेन पहले दर्ज होता है, FIR। तो आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, वहां पे आप कंप्लेन दरवाज के कैसे से मुझे उस मार्केट में उस लड़के ने चाकू मार दिया है, तो FIR लॉन्च होगा। तब पुलिस उसको पकड़ेगी, तब वो भाग गया है या उसको पकड़ लिया है जो बात, तब पुलिस पकड़ेगी, पुलिस एक्शन में आएगी। लेकिन आरोप उसके ऊपर नहीं लगाएगा, देखा है तब भी। आप मान लीजिए मैं बोल दिया हाँ मैं देखा हूं यही चाकू मारा था, मैं देखा हूं, तब भी कोई मतलब नहीं है, उसको सजा नहीं मिलेगा। तो FIR में कभी भी इसको बोलते हैं आरोपी। जब भी FIR लॉन्च होता है किसी के खिलाफ तो उस पर क्या लिखा आता है, एक्यूज होता है, आरोपी। यानी कि चाकू मारा उसने, उसका आरोप लगा है उसके ऊपर, अभी एक्यूज है, अभी उसको सजा नहीं मिलेगी। अब जाएगा कोर्ट, अब वकील वगैरह आएगा, अब हियरिंग सुनाता है। कोर्ट का काम है कि किसी को सजा देना, तो उसे अगर कोर्ट सजा दे दिया किसी को कि भाई हाँ ये चाकू मारा था, साबित होगी। अब वकील खेला करता है वहां पे, अब कई साल तक केस चलता है, साबित हो गया। सजा देना या सजा को माफ करने का अधिकार न्यायपालिका का है, जुडिशरी का। ये आप जानते हो ना, हमारे देश में कितने प्रकार के अंग हैं, सरकार के कितने अंग, कितने अंग सरकार के कितने अंग है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। सरकार के 3 अंग हैं, 3 पार्ट्स हैं, आप जानते होंगे ना, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। ये तो पता होगा ना, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। तो सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा है, सबसे ताकतवर पार्ट कौन सा होता है, न्यायपालिका, जुडिशरी। जुडिशरी मतलब कोर्ट, समझ गए। न्यायपालिका का सबसे बड़ा काम होता है संविधान के अंतर्गत। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब भारत की न्यायिक व्यवस्था कहां से ली गई है, USA से, जानते हैं आप, USA में बहुत अच्छा है। भारत की न्यायिक व्यवस्था कहां से ली गई है, USA से ली गई है। चलिए, तो एक्यूज मतलब क्या हो गया, आरोपी, एक्यूज। अब कन्विक्टेड मतलब दोषी, CONVICTED। तो कन्विक्टेड भी ऑफ ही लेता है। कन्विक्टेड को लीगल वर्ड में, कोर्ट में कन्विक्टेड ही बोला जाता है, जब किसी को सजा देता है तो कन्विक्टेड। लेकिन नॉर्मली लोग इसको ये भी बोलते हैं गिल्टी, GUILTY। तो गिल्टी भी क्या लेता है, ऑफ लेता है। लिख लिए हैं, कन्विक्टेड कहिए, एक्यूज्ड कहिए, ये कहिए। टेक केयर ऑफ, टेक केयर क्या लेता है, ऑफ लेता है। ड्रीम्ड मैंने आपको लिखा दिया है, ठीक है। अगला अफ्रेड, AFRAID, अफ्रेड भी ऑफ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया है। अफ्रेड मतलब क्या होता है, भयभीत, डरा हुआ, ठीक है। द बेबी इज अफ्रेड ऑफ यू, वो बच्चा जो है वो आपसे डरा हुआ है, सहमा हुआ है। द बेबी इज अफ्रेड ऑफ यू, आपसे डरा हुआ है। अफ्रेड क्या लेगा, ऑफ लेगा। असेम्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ASHAMED, असेम्ड ऑफ यू। असेम्ड मतलब क्या होता है, शर्मिंदा होना, लज्जित होना। असेम्ड मतलब क्या होता है, शर्मिंदा होना, लज्जित होना। असेम्ड ऑफ यू लिख लीजिए, असेम्ड तक लिखिए। क्लियर है, यहां तक लिख लिए हैं आप लोगों को। मैं अपने ऐप में मैंने आप लोगों को, मान लीजिए मैं क्लास देता हूं, आप लोगों का सूरत तो मैं नहीं देख पाता हूं, लेकिन मैं यहां से देख लेता हूं। ऑफलाइन में क्या होता है, बच्चे सामने में होते हैं, लेकिन आजकल जो ऑनलाइन का मज़ा है वो ऑफलाइन का मज़ा नहीं है। ऑफलाइन में आज के डेट में आप नहीं पढ़ सकते हैं, मैं बहुत सारे रीज़न होते हैं। अगर आपकी एक क्लास भी किसी दिन छूट गई ना, तो आपको जानते हो उसके लिए 5 महीना वेट करना पड़ता है, रिदम नहीं बनता है। मैं 10-12 साल से ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन तो अभी मैं 6 महीना में आया हूँ, 6 महीना साल भर से। मैं, आप जानते हैं ऐप मैंने 2 महीना पहले ही लॉन्च किया है, आपको पता ही होगा, 2 से ढाई 2 महीना हुआ भी नहीं मेरे ऐप को लॉन्च हुआ।
तो मैंने ये देखा है, इतने कम समय में मैंने सीखा है कि ऑनलाइन आज के डेट में बेस्ट है, क्योंकि ऑनलाइन में सबसे पहला फायदा, आपको कभी कोई क्लास छूटेगा ही नहीं, क्योंकि सारे क्लास आपके पास पड़े हुए रहते हैं और जब मर्जी हो, जितनी मर्जी हो, आप देख सकते हैं। अभी आप जानते होंगे 2023 सेशन में, 24 में, क्योंकि 23 में एग्जाम होता है, 24 में रिजल्ट आता है यूपीएससी का। अभी केरल की जो है 3 बच्चों की माँ इस बार आईएएस टॉप की है, आईएएस बनी नहीं है, आईएएस टॉप की है, कलेक्टर बनी है वो। और उसका मैं इंटरव्यू पढ़ा था, जानते हैं वो ऑनलाइन से ही क्लास लेके बनी है। आप जानते होंगे दृष्टि कोचिंग है, तो आप जानते होंगे वहाँ पर आईएएस के लिए बड़ा फेमस है, दिल्ली में हमारे बगल में ही कोचिंग है, तो वहाँ से वो पढ़ी है। तो आज के डेट में देखिए कि कलेक्टर बन जाता है लोग ऑनलाइन से, है ना। तो आजकल सोशल मीडिया पावर एक अलग है, अगर आप इसका मिसयूज नहीं करते हैं ना, यूज करते हैं, तो आपका ये फ्यूचर ब्राइट कर देगा। सब कुछ आपको घर बैठे, फीस कितना, एक दिन कहीं घूमने के लिए जाओगे उससे भी कम। ऑफलाइन में आओ, आज के डेट में 17 हज़ार रुपया फीस लेगा आपको, 22 हज़ार रुपया फीस है दिल्ली के अंदर का, 17 हज़ार रुपया तो मेरी फीस है ऑफलाइन के अंदर। तो आजकल के डेट में ना जमाना बदल गया है। तो मेरा थोड़ा भी आप जानते होंगे, ऑफलाइन में जो बताया था कि मेरे एमसीडी पर थोड़ा केस हो गया, घटना घटी थी ना उसके ऊपर में। तो मैंने ये रियलाइज किया है कि ऑनलाइन आज के डेट में बेस्ट है अगर आप इसका फायदा उठाते हैं तो। लेकिन 95% गड़बड़ा जाता है इसके अंदर में, वो गलत, उसको एक यूट्यूब की आदत लग जाती है, फालतू देख रहा है क्लास देख रहा है प्रीपोजिशन देखते देखते अपना पोजीशन बदल लिया, देख लिया कुछ और, अब भटक गया, वो देख कुछ और रहा है, अलग दुनिया में चला गया, है ना। तो वो चीजें होती है। तो भटकाव की थोड़ा सा जो है, इसका कभी मिसयूज ना करें लाइफ के अंदर, और इसको अगर आप धर लिए तो बहुत कम समय में, बहुत कम पैसे में आपको बेस्ट दे देगा। हाँ, अब ये भी एक चीज होती है कि आज के डेट में ऑनलाइन मार्केट है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो जहां बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा ना, वहां एक से एक बुर्बक लोग सब आएगा और एक से एक अच्छे लोग भी आएंगे। अब मान लीजिए कि 5000 टीचर है जो मैथ पढ़ाता है, मैथ या इंग्लिश पढ़ाता है। ऐसे आपको मैं बता दूं, आप पूरे देश के अंदर, मैं आपको एक बात बताता हूं बहुत अच्छी, आप पूरे देश के अंदर आप देखेंगे, आज तक आपको शायद हो सकता है एक आध आप अपवाद हो, मैं नहीं कहता हूं, आपको टीचर मैथ का मिला होगा तो मैथ का ही मिला होगा, या इंग्लिश का मिला होगा तो इंग्लिश का ही मिला होगा। मैथ और इंग्लिश एक साथ पढ़ाने वाला टीचर आप सिर्फ एक देखे होंगे, जो अपने गुरुजी को आप देख रहे हैं। क्या आप देखिए कहीं कि ऐसा कोई टीचर मिला आपको जो मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ा देता हो? आप नॉर्मली 9th 10th को ऐसा पढ़ा देते, नॉर्मली मैंने तो नहीं देखा है, क्योंकि मैथ पढ़ाएगा तो आपको रीजनिंग पढ़ाएगा, मैथ वाले रीजनिंग ज्यादातर पढ़ाते हैं। एक आध अब बात हो सकता है, ऐसा आपके लाइफ में हो सकता है कोई मैथ इंग्लिश आपको पढ़ाया हो, मैं एक आध के, लेकिन 99% में केस नहीं देखते हैं। तो आपको एक ये होता है कि इसमें ऑनलाइन में मार्केट है, हर तरह की चीजें छीटी पड़ी है, तो उसमें आपको ये पहचानना पड़ेगा कि हमारा फ्यूचर सबसे अच्छा कौन कर सकता है, किसके कंटेंट में ताकत है, कौन हमको सही कंटेंट दे रहा है, कौन हमको ईमानदारी से पढ़ा रहा है, किसको हमसे सिर्फ उसको लगा हुआ है, उसको दौलत से तो मतलब नहीं है, वो एजुकेशन को व्यापार तो नहीं करके रखा है। वो आप 1-2 क्लास में पहचान जाएंगे, उतना मैच्योर्ड आप लोग होते हैं। तो सही जगह भी होना बहुत जरूरी है, सही मार्गदर्शन में ही सही मेहनत रंग लाती है। आपने मेहनत की लेकिन गाइडेंस अगर सही नहीं मिला तो भी फिर आपको हाथ कुछ नहीं लगेगा। ये मैं इसलिए आपको बता दिया अभी कि क्लासेज अब एंड है, जैसा मैं आपको 2-4-5 दिन और क्लास पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। फिर मान लीजिए दूसरे बैच में मिलेंगे, वो बात अलग है, वो तो आप मुझसे जुड़े हैं तो जुड़े ही रहेंगे, लेकिन ये बैच एंड होता है तो मुझे मेरा बताना फर्ज है। तो बड़ा मैं मिस करूंगा आप लोगों को, क्योंकि मेरा एक बैच जो मैं कोई भी स्टार्ट करता हूँ ना, मैं दिल से स्टार्ट करता हूँ। और मैं सच बताऊँ, ये जिस दिन से मैंने बैच स्टार्ट किया है, मेरा एक इससे अलग लगाव हो गया था, क्योंकि मैंने ना इसमें बहुत कम समय में इसको कवर किया है, टाइम दे करके। ऐसे मेरी क्लास का जो ड्यूरेशन होता है 45-50 मिनट, 45-50 मिनट, ज़्यादा का नहीं रखता हूँ मैं। लेकिन आप लोगों में मैंने देखा होगा, मैंने डबल ट्रिपल 1-1 घंटे स्टार्टिंग मैंने बहुत खींचा था, 2-2 घंटे की मैंने क्लासेस दी थी स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे कहा था कि भाई चलो स्टार्टिंग कुछ कवर कर दें। चलिए, तो लिख लिए असेम्ब्ड ऑफ, ठीक है। अब देखिए इसमें 2-4-5 वर्ड मैं आपको और लिखा देता हूं, फिर 5-7 मिनट का ब्रेक दूंगा, फिर वोकैबुलरी सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। असेम्ब्ड ऑफ तक लिख लिए थे। अब देखिए कॉज ऑफ लेता है, कॉज क्या लेता है? ऑफ। लेकिन रीजन क्या लेता है? फॉर। याद रखना, दोनों की मीनिंग सेम होती है, लेकिन कॉज क्या लेता है? ऑफ, और रीजन क्या लेता है? फॉर। क्लियर है? जैसे व्हाट इज द कॉज ऑफ हिज मर्डर, या व्हाट इज द रीजन फॉर हिज मर्डर, दोनों एक ही चीज है। एक कॉज ऑफ लेता है और रीजन क्या लेता है? फॉर लेता है। क्लियर हो गया? लिख लिए हैं कॉन्सियस ऑफ, कॉन्सियस ऑफ, CON, कॉन्सियस, CIOUS, कॉन्सियस मतलब सचेत, अवेयर,
कॉन्सियस, OUS है ये, कॉन्सियस ऑफ, अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ, ठीक है। थिंक जो है वो ऑफ भी लेता है और अबाउट भी लेता है, दोनों ले सकता है ये थिंक। ऐसे ही बैग, बैग जो है वो ऑफ भी लेता है और बैग जो है वो फॉर भी लेता है। ऐसे ही डाउट, डाउट ऑफ भी लेता है, DOUBT, डाउट ऑफ भी लेता है और अबाउट भी लेता है। क्लियर है? आप यहां तक लिख लीजिए। आज हम इसको यहीं तक रहते हैं। 5 से 10 मिनट का मैं आपको ब्रेक दूंगा और 5 से 10 मिनट के बाद हम वोकैबुलरी सेशन आपको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? नोट कर लीजिए, तब तक रिफ्रेश हो जाइए। ऑफ वाला कुछ और है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में लिखाऊंगा, ठीक है? आज ये कंप्लीट नहीं होगा।